मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IIT ट्रेनिंग पावर टिप पर स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है मैथ्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख रहे हैं और इस बार के जो नए पैटर्न क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम चैप्टर वाइज देखते जा रहे हैं। तो अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। लास्ट क्लास हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य कितने रुपए? 12 रुपए। पेंसिल कितनी है? 2, पेन कितने हैं? 4 और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपए है, ठीक है। तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और रबड़ कितने हैं? 4 का मूल्य कितना है? 36 रुपए है। तो आपको पूछा गया 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा? बताइए कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास 2 पेंसिल, 4 पेन, 8 रबड़ है, तो हम इसको आसानी से समीकरण बना के कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इसमें तो आपको 2 पेंसिल बोला गया है तो आप 2x मान लीजिए इसको, ठीक है। प्लस में 4 पेन तो 4y मान लीजिए इसको, और ये 8 रबड़ यानी कि 8z। इसकी वैल्यू ये 82 नहीं 8z है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? 12 रुपए है। कितने रुपए? 12 रुपए। अब मुझे बताइए ये कितना पेन है? 8 पेन, 10 पेंसिल है। तो पेन के नीचे पेन लिखना है। यहाँ पर पहले क्या दे दिया? पेन, वहां दिया पेंसिल। तो आपको पहले यहाँ पर क्या पेंसिल है तो यहाँ पर, वहां पर पेंसिल, यहाँ पे है 10, ठीक है। ये पेंसिल है ना, इसको पीछे डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके नीचे डाल दें तो 10x हो जाएगा, ठीक है। और पेन कितने हैं? तो पेन ये यहाँ पर 4 था और वहां पर कितना है? 8। तो 8 पेन यानी कि 8y प्लस में अब आपका z यानी कि क्या? रबड़। रबड़ पहले 8 था, अब कितना है? 4 है। तो 4z किसके बराबर में है? 36 के बराबर है। तो ये बात किस किस को समझ में आई बताइए मुझे। ये जो मैंने लिखा ये बात सबको समझ में आई ना? कैसे लिखा दोबारा बताता हूँ। 2 पेंसिल 2x लिख दिया, 4 पेन इसको y मान लिया, 8 रबड़ यानी कि z मान लिया। कितनी वस्तु है यानी कि टोटल मिला के इनका मूल्य कितना? 12 रुपए। अब आपसे क्या बोला गया कि 8 पेन यानी कि पेंसिल के नीचे पेन आ रहा है तो पेंसिल के नीचे पेंसिल रख दो ताकि हम जोड़ पाए आसानी से। इसके नीचे क्या है? 10x की वैल्यू किसके बराबर है? ये आपकी पेंसिल की वैल्यू, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 10x प्लस में 8y वैल्यू किसकी है बताइए? पेन की है ना। तो 4 के नीचे ये आपका 8 पेन आ गया, प्लस में आपका रबड़ कितना था? 8z रबड़ की वैल्यू है, तो इसके नीचे कितना आ गया? 4 रबड़ यानी 4z आ गया। ये तीनों का मूल्य कितना है कुल मिला के? 36 रुपए है। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आया सबको? चलो अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 2 12x प्लस में 8 4 12y प्लस में 8 4 12z 12z बराबर कितना होगा? 36 और 12 को जोड़िए 48 होगा। कितना होगा? 48 हो गया। अब इन सब में 12x प्लस 12y प्लस 12z बराबर 48, इस सब में कॉमन क्या आ रहा है? 12 कॉमन आ रहा है ना। तो 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये कॉमन लेना किस किस को समझ में आ गया बताओ मुझे, क्योंकि इसमें सब में 12 कॉमन आ रहा है तो 12 12 गया, फिर क्या कर दो? x प्लस वाई प्लस जेड लिख दो सीधा ही, ठीक है, हो गया। क्योंकि सब में 12 कॉमन है तो 12 12 आ जाएगा, फिर x प्लस वाई प्लस जेड लिख दो, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या आ जाएगा? 48। अब हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48/12। 48/12 तो कितना आएगा? 4। यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? हमारी 4 आ चुकी है। कितनी आ गई? 4 आ गई। अब हमको क्या पूछा है? 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा? तो 3 पेंसिल को मैं क्या मान लेता हूँ? 3x प्लस में 3 पेन यानी 3y और 3 रबड़ यानी कि 3z। इनका मूल्य पूछा गया है तो इन सब में कॉमन क्या आ जाएगा भाई? x प्लस वाई प्लस में z, ये कॉमन आ जाएगा सबके, ठीक है। अब मुझे बताइए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? ये हमने 4 निकाली है ना, 12 चौके 48, इसमें क्या आ जाए? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 4। तो 3 इंटू 4 यानी कि 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा? 12 रुपए होगा। समझ में आ गया सबको? कितने रुपए होगा? 12 रुपए होगा। सबको क्लियर है? बताइए कैसे किया है? जो इक्वेशन थी समीकरण में जो दे रखा था वही हमने उतारा है, ठीक है। यहाँ पर पहले पेंसिल, पेन और रबड़ दे रखा तो इनको x, y और z मान लिया, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको आगे पीछे कुछ भी कर सकता है,
तो थोड़ा खुद को दिमाग लगाना है कि यहाँ पर अगर पहले पेंसिल लिए गए तो इसके नीचे भी पेंसिल आएगी। यहाँ पर पेंसिल की वैल्यू कितनी 2 थी, यहाँ पेंसिल की वैल्यू कितनी 10 है, तो 2 के नीचे किसको रखना है 10 को। यहाँ पर 4 पेन है तो पेन यहाँ पर कितने 8, तो 4 के नीचे 8 पेन रखना है 8 भाई। यहाँ पर रबड़ कितने है 8 रबड़ है और यहाँ पर कितने रबड़ है 4 रबड़ है, तो 8 के नीचे 4, इन सबको जोड़ा कितना है 48। इन सबका कॉमन ले लिया x + y + z बराबर कितना होगा 48। इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमको क्या बोला गया 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, तो 3x + 3y + 3z, यानी इन सबका मूल्य कितना है, तो x + y + z कॉमन ले लिया। x + y + z की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 3 × 4 करा कितना हो गया 12। तो सबको क्लियर है, उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, इस तरह का वैसे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, दोबारा ये है तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते। देखिए ये एमआरपी वाला क्वेश्चन है आपका। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का प्रॉफिट होता है। आप लोग जो भी रेलवे एग्जाम देने जा रहे हो वो अंकित मूल्य वाले इस तरह के क्वेश्चनों को जरूर देखे जाइए, क्योंकि इस बार रेलवे के पेपरों में अंकित मूल्य वाले सवाल पूछे गए हैं। तो एमआरपी वाले क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा। एमआरपी वाले क्वेश्चन मैंने पहले की क्लासों में भी करवाया अच्छी तरीके से। ये एक और क्वेश्चन एमआरपी वाले पर बेस है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत मूल्य उससे 500 रुपए का पड़ता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन करने का मैंने पहले भी तरीका बता रखा है। देखिए आप सपोज कीजिए जैसे आपके पास में एक एमआरपी है, क्या है आपके पास में एक एमआरपी है, सपोज कीजिए ये एमआरपी ही 100 रुपए है, ठीक है। एमआरपी मान लीजिए 100 रुपए था वस्तु का। अब आपने इस पर क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का क्रय मूल्य जो हो गया वो कितने रुपए हो गया, मान लीजिए 80 रुपए हो गया। तो आपने छूट कितने की दे दी, 20 रुपए की दी या नहीं दी, बताइए मुझे, ये बात क्लियर हुई है नहीं है सबको। भाई 100 रुपए एमआरपी की वस्तु थी, आपका वस्तु का क्रय मूल्य अब कितना हो गया 80 रुपए, हुआ या नहीं हुआ। तो वस्तु का मूल्य में अंतर कितने का है, 20 रुपए का अंतर है। यानी मेरा कहने का मतलब इतना है कि वस्तु का एमआरपी जितना है क्रय मूल्य हमेशा उसका कम ही आएगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, कभी भी ज्यादा नहीं आ सकता। एमआरपी से ज्यादा मूल्य थोड़ी ना दोगे, कभी देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वस्तु की लागत उससे कितने की पड़ गई। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 500 रुपए लागत दी है। क्या दिया है, लागत। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसी वस्तु का मान लीजिए क्रय मूल्य इसका 80 रुपए था, अब इसका एमआरपी कितनी होगी, तो एमआरपी तो ज्यादा ही थी तभी तो क्रय मूल्य कम हुआ है। तो एमआरपी वस्तु का पहले कितना था, 100 रुपए था। तो यही सवाल में दिया है कि इसकी लागत कितने की पड़ती है, 500 रुपए की। यानी कि आपकी डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी जो वस्तु की कॉस्ट प्राइस है यानी कि लागत मूल्य वो कितने रुपए, 500 रुपए। कब है ये, जब आपने वस्तु पर छूट दे दी है। जब आपने वस्तु पर छूट दे दी है तो वस्तु का मूल्य यानी लागत मूल्य जो है वो कितने का पड़ रहा है, 500 रुपए का पड़ रहा है। समझ में आई बात सबको। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका समझना है हमको, कैसे इस क्वेश्चन को करना है, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए, उसके बाद कोई ज्यादा इसमें खास बात है नहीं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि वस्तु की हमको क्या निकालनी है, अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि एमआरपी। आपको क्या क्या दिया है वो मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है। आपको डिस्काउंट दिया और लाभ दिया, अंकित मूल्य जिसकी लागत उसे 500 रुपए पड़ती है। ये आपका लागत मूल्य है या नहीं, बताइए मुझे। वस्तु का लागत मूल्य यानी कि ये आपका सीपी है, कितने रुपए, 500 रुपए। आपको निकालना क्या है, एमआरपी। एमआरपी आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि एमआरपी निकालना है। एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य। कैसे निकालोगे आप, बताइए मुझे। तो 500 रुपए की आपकी वस्तु का क्रय मूल्य है और आपकी एमआरपी इसमें क्या आएगी, ज्यादा आएगी या कम आएगी, बताइए मुझे। एमआरपी क्या आएगी, ज्यादा आएगी या कम आएगी, बताओ। ज्यादा आएगी ना एमआरपी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 500 रुपए की चीज है और आपने उसको 20% छूट दी है। कितने की छूट दी है, 20% छूट दिया।
तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया बताइए मुझे। यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, छूट देने के बाद क्या लिखा जाना चाहिए, 80/100 या 100/80? बताइए मुझे। यहाँ पर हम क्या लिखे, 100/80 या 80/100? क्योंकि यहाँ पर छूट दिया है, छूट देने के बाद में 8% का लाभ होता है, छूट देने के बाद में 8% का लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए बताइए, तो 100 आपका यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताइए, 80/100। क्या लिखा जाना चाहिए, 80/100। 80/100 क्यों लिखा जाएगा बताइए मुझे, क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये मूल्य है छूट देने के बाद में। 5 रुपए की चीज थी, उस पर आपने जैसे मान लीजिए ये आपका मूल्य है, तो इसका हमको निकालना है ना, तो 80/100। समझ में आ गई बात? अब इस पे हमको क्या निकालना है, 8% का लाभ होता है। तो 8% का लाभ यानी हम इसको कितना लिखेंगे, 108/100। 108/100 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताइए। लेकिन अब आपने 80/100 लिखा है, 80/100 गलत होगा सही होगा? गलत होगा। कारण बताता हूं मैं इसका आपको क्या, क्यों? क्योंकि आपकी अगर मान लीजिए आप इसको 80/100 लिखते हैं तो आपका कितना आना चाहिए बताइए मुझे, ठीक है? 2 जीरो गए तो कितना होगा, 8×5 40, 400 रुपए, 400 रुपए हो गए। अब आपने इसको कितना की छूट दी है, 20%, 8% का प्रॉफिट है, 8% प्रॉफिट यानी कि 108/100 जब आप करोगे कितना हो जाएगा, 108 × 4 यानी कि 8 चौक 32, 3 432, जो कि गलत है। 432 रुपए कभी भी नहीं होगा। तो समझ में आई ना बात? जो वस्तु का जो हमारा अंकित मूल्य आएगा वो हमेशा ज्यादा आएगा, किसकी तुलना में, उसकी तुलना में। तो पहले हमको क्या निकालना है, तो ये सब ऐसा नहीं करना, हमको यहाँ पर क्या करना है, 500 × 100/80। 100/80 क्यों करना है? क्योंकि पहले इसमें आप ये समझ लीजिए, आपको जैसे हम विक्रय मूल्य दिया होता था क्वेश्चन में, तो हमेशा हम क्या निकालते थे, क्रय मूल्य। तो वैसे ही आप कर सकते हो 100/80, इसको ऐसे मान सकते हो। तो 20% छूट दी यानी कि 100/80, ठीक है? अब आप इसको क्या दे रहे हो, 8% प्रॉफिट पे दे रहे हो, यानी कि 108/100, 108/100। समझ में आ गई बात? कैसे किया मैंने? तो यहाँ पर पहले 100/80 है, 100/80 निकालेंगे तो एक तरीके से उसका जो अपन पहले जो हमको हमेशा क्या देते हैं, मान लीजिए विक्रय मूल्य देते हैं, विक्रय मूल्य देखकर हमको क्रय मूल्य पूछे तो हम पहले क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य। तो वैसे ही मैंने इसमें किया है कि आपको जैसे मान लीजिए एक विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, उसके बाद में ये मूल्य 100/80 हो गया। अब उस पर आपको क्या देना है, 8 का लाभ देना है, नहीं 108/100। सबको समझ में आया नहीं है बताइए? इस सवाल में यही समझना है और कुछ नहीं समझना। इसको हम एसपी मान सकते हैं नहीं मान सकते बताइए? सीपी को क्यों मान सकते हैं? कारण बताता हूं मैं आपको। क्योंकि सीपी 500 रुपए की हो गए, अब तो दुकानदार जो बेचेगा वस्तु को 500 में बेचेगा नहीं बेचेगा? तो आप तो दुकानदार के लिए क्या ये विक्रय मूल्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि 5 रुपए वस्तु का अब छूट देने के बाद मूल्य हो गया, यानी कि दुकानदार अब उस वस्तु को 500 में बेच सकता है, यानी ये विक्रय मूल्य बन सकता है आपका। तो विक्रय मूल्य 5 रुपए, ये बन गई चीज। 5 रुपए की चीज अब आप क्या निकाल दोगे, उसका क्रय मूल्य जैसे हमेशा निकालते 100/80। अब उस पर आपने 8% का प्रॉफिट करा, यानी कि 108/100 कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, हो गया आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला गया, ठीक है? ये 2 जीरो पहले नहीं काट रखा आपने, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसको काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 27 बार, 27 बार जाएगा ना। 2 से काटेंगे 25 बार, तो 25 × 27 जब आप करोगे कितना आएगा, 675 रुपए का आपका वस्तु का क्या आ गया, ये एमआरपी। मैंने अभी बताया कि एमआरपी हमेशा वस्तु का ज्यादा ही निकलेगा। अगर आप बाई चांस उसको 100/80 या 80/100 करते भी हो ना, तो आपका आंसर कुल मिला के 432 आएगा आगे जाके, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आपका जब भी क्रय मूल्य दे देना इस तरीके से, लागत मूल्य लास्ट में जाके इतने का पड़ता है, तो आप इसको विक्रय मूल्य मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल के लिए गांठ मान लो आप, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका 5 रुपए की चीज अब उसको पड़ रही है छूट देने के बाद में, यानी कि 5 रुपए में बेचेगा या नहीं बेचेगा दुकानदार? छूट देने के बाद वो कह रहा है इतने की वस्तु बिक जाएगी, यानी कि ये 5 रुपए एक तरह का सीपी की जगह क्या बन चुका है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य देने के बाद आप क्रय मूल्य कैसे निकालते हो, ये 100/80 से। समझ गए बात? फिर उस पर कितने की आपने लाभ किया, 108 का लाभ किया, वस्तु कितने की आपकी एमआरपी 675 रुपए। समझ में आई या नहीं अभी तक मुझे? है सबको क्लियर है ना? 675 रुपए कैसा आया?
ओके, एमआरपी वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए, तो वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। तो ये सबको क्वेश्चन उम्मीद समझ में आया होगा। ठीक है, 5 रुपए आपकी वस्तु की लागत मूल्य है, जिसको हमने एक तरीके से विक्रय मूल्य मान के चला है। ठीक है, तो क्योंकि विक्रय मूल्य मानते हैं तो काफी आसान हो जाता है सवाल को करना, क्योंकि हम विक्रय मूल्य दिए तो क्रय मूल्य करने के लिए हम क्या करते हैं, 100/80 करते हैं, इंटू में प्रॉफिट है तो यानी कि 108/100 करता है, हो गया। इसलिए मैंने इसको आपको विक्रय मूल्य मान कर करने के लिए कहा, ताकि आपको ये लॉजिक याद रहे हमेशा, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे कि 80/100 को लिखूं या 100/80 लिखूं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी। इसलिए आप अगर इसको सीपी को अगर एसपी मान के चलोगे ना, तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। कभी भूलोगे नहीं कि ये ऊपर किसको रखे और नीचे किसको रखे। ओके, सबको क्लियर है ये बात, बताइए मुझे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको। अब मैंने क्या बताया कि इसका मूल्य हमेशा ज्यादा आएगा, तो अगर आप 500 को 80/100 से करोगे तो कभी आंसर ज्यादा आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आएगा। आप 500 को 100 से गुणा करोगे और बटा 80 करो तभी आपका आंसर ज्यादा आएगा। तो ये भी एक ट्रिक है आपकी याद रखने की। ओके, तो किसी को दिक्कत समझ परेशानी इस सवाल में? चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान निकालें। मैंने इस तरह का सवाल आपको कराया था, उसमें बताया था कि 120 पेनों का विक्रय मूल्य दिया होता था और यहाँ पर कुछ वस्तु दी होती थी और उसमें अपने को लाभ या अन्य % निकालना होता। इसमें आपको वस्तु निकालनी डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे? आपको सिर्फ ये सवाल देखना। देखो, 120 पेनों क्रय मूल्य, आपको इस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि ये वस्तु कितनी, एक्स पेन कितने, वो निकालना है। तो देखिए, आपको इस सवाल जब भी दे तो आपको सबसे पहले देखना लाभ %। कितने का दिए? 25% का। तो 25% लाभ को हम क्या लिखते हैं? 125/100। 125/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/4। ये सबको समझ में नहीं है? ये आपका वस्तु का क्या हो गया, आपको बताइए मुझे। ये वस्तु का एसपी हुआ या नहीं हुआ, और ये वस्तु का सीपी हुआ या नहीं हुआ, बताइए मुझे। एसपी और सीपी हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। तो 5 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 120 के बराबर है, लिखा हुआ है। 5 की वैल्यू, एसपी की वैल्यू, ठीक है, किसके बराबर है? 120 के बराबर है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 की। तो 4/5 इंटू 120 काटेंगे, इसको कितनी बार होगा? 24 बार। कितना आएगा? 96। तो आपके पेन कितने आ गए? 96 पेन इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कैसे किया है? ठीक है, यहां पर क्रय मूल्य दिया है ना आपको 120 पेनों का, समझ में आ रही है? क्यों? अब हम जब भी बेचते हैं ना वस्तु, तो बेचने पर वस्तु का मूल्य हमेशा कम होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? हमेशा कम। यहां पर क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तु जब हम कम बेचते तभी अपने को प्रॉफिट होता है। इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है? 5 की वैल्यू 120 के बाद 4 की वैल्यू 4/5 इंटू 120। अब आप ऐसे आप कहोगे कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है? जो आपका 4 वस्तु का क्रय मूल्य वो 120 के बराबर होना चाहिए। 4 का नहीं बराबर होगा, ये 5 का ही होगा। समझ में आ रही बात? 5 वस्तु का विक्रय मूल्य ही 120 के बराबर होगा और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 की। क्योंकि यहाँ पर वस्तु में हमको हमेशा क्या होना था? बचाना पड़ता है। ठीक है, तब भी अपने प्रॉफिट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 वस्तु का मूल्य किसके बराबर है? 120 के बराबर है। किसके बराबर है? 120 के बराबर। आपको किसका निकालना है? 4 का निकालना है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4/5 इंटू 120 कितना आएगा? 96। समझ में आ गया? जैसे मैंने किया, 5 की वैल्यू आपको दे रखी थी 120। वैसे तो ये एसपी की वैल्यू है, लेकिन अपन लिखते हैं ना, एक बात याद करो, हम कैसे लिखते हैं कि 120 रुपए का, जैसे हम क्रय मूल्य लिखते तो हम क्या लिखते हैं? सीपी। यहाँ पर कुछ मान लीजिए, कुछ वस्तु में मान लेता हूँ लिखने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर 100 वस्तु होगी, तो हम क्या लिखते हैं? 100 इंटू एसपी लिखते हैं ना हमेशा, नहीं लिखते क्या? अब हम SP/CP करते तो हम क्या लिखते हैं हमेशा? भाई हमारा CP कितना है? 120, और ये कितना हो गया? 100। इसको हम उल्टा करते हैं ना हमेशा। तो वैसा यही आपका क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका अब क्या बन जाएगा? CP, और ये आपका क्या बन जाएगा? SP। तो समझ में आ गया बात? उल्टा क्यों किया मैंने? ठीक है, क्योंकि हम वस्तु को कम बेचेंगे तब भी अपने को प्रॉफिट होगा। तो 5 वस्तु की मूल्य किसके बराबर? 120 के बराबर। हमको किसकी वैल्यू निकालनी? एक्स की वैल्यू, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू कितनी है? 96। क्लियर है सबको? है या नहीं है? क्योंकि इसको उल्टा मानते तभी अपने को प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया? तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।